बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। एसकेएम की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत के विरोध में शुक्रवार को पूरे देश में सरकार का विरोध किया जाएगा। 23 फरवरी को काल दिवस मनाया जाएगा, किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत होनी है किसानों की। एसकेएम की बैठक में 25 से ज्यादा संगठन यहां पहुंचे हुए थे। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि किसानों की मौत के बाद उसके विरोध में शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और फिर 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च उन रास्तों पर किया जाएगा जो दिल्ली की तरफ जाते हैं और 14 मार्च को किसान दिल्ली में करने जा रहे हैं महापंचायत। चंडीगढ़ में एसकेएम की मीटिंग के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आज तक से खास बातचीत की है और किसानों के एक्शन प्लान की पूरी जानकारी भी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2020-21 में जब किसान बैठे थे, सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। सर, सीधा आपसे बात करते हैं जी। आज एसकेएम आई है, क्या संदेश है देश के लिए? क्या एकजुट हैं किसान? और जो आप बोल रहे हो कि 23 फरवरी को, 26 फरवरी को और उसके बाद 14 मार्च को आप जब बैठेंगे, तो क्या यही तय हुआ है? देखो, हमारा तय किया गया है कि 26 फरवरी को पूरे देश के जो ट्रैक्टर हैं वे ट्रैक्टर लेके अपने हाईवे पर जाए। अपना जिला अपना ट्रैक्टर, जो भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वहाँ पे हो, उस पर जाए, ट्रैक्टर को खड़ा करें, दिल्ली की तरफ उसका मुंह खड़ा करें। उससे ये रहेगा कि हमारा रोष है और ट्रैक्टर लेके भी हम जा सकते हैं। ये हमारा प्रदर्शन रहेगा। दूसरा, 14 मार्च को भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ये कह रहे हैं कि जी बगैर ट्रैक्टर के आप चले जाओ, तो हम 14 मार्च को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में जाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। एक दिन का हमारा प्रोग्राम है पूरे एसकेएम का, और जो हमारी साउथ की स्टेट हैं वे अपने प्रोग्राम वहाँ पे ही करेंगे उस दिन। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा बैठे हैं, हमने देखा शंभू में भी बैठे हैं, खनौरी में बैठे। क्या वो अलग थलग है? ऐसा लग रहा है कि एकजुटता इस बार नहीं नजर आ रही। हाँ, अभी एकजुटता नहीं हुई, एकजुटता नजर नहीं आ रही है अभी। तो क्या आप लोग सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है? 6 मेंबरों की एक कमेटी बनाई है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये यहाँ की गठबंधन है, ये भी रहेंगे, जो एसकेएम के और लीडर है, ये बातचीत करके और फिर दोबारा से सब लोग इकट्ठा हो। जो लोग दिल्ली से इकट्ठा आए वे दोबारा लोग फिर इकट्ठा हों। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के बाद किसानों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। किसानों का आरोप यह है कि आंदोलनकारी किसान की मौत पर पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई है। हालांकि किसानों के आरोपों को हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से खारिज किया है। इन सब के बीच अब मुद्दे पर पंजाब में सियासत शुरू हो गई है। खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। शहीद हुआ किसान, वहाँ पे संघर्ष हुआ, पुलिस ने आड़ के अंदर उसमें गोलियां चलाई। चंडीगढ़ में पहुंचे हैं, और वो देखिए कि नजदीक से उसको गोली मारी। दरअसल बुधवार को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। किसानों ने जब बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव होने लगा। इस हंगामे के बीच खनौरी बॉर्डर पर एक युवा आंदोलनकारी की मौत हो गई। किसान संगठनों ने दावा किया है कि उस किसान की मौत हंगामे के दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से हुई है। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। हालांकि किसान संगठनों के इस आरोप को हरियाणा पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि किसानों ने बॉर्डर के पास पराली जलाकर उसमें मिर्च पाउडर डाल दिया। पुलिस के मुताबिक बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने जवान पर पत्थर बरसाए और उन पर लाठी डंडों से हमला भी किया, जिसमें पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। भले ही हरियाणा पुलिस फायरिंग में किसी किसान की मौत के आरोपों से इनकार कर रही हो, मगर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जांच का ऐलान कर दिया है। पर्चा भी होगा पोस्टमार्टम तो बाद
परचा करके जांच करांगे ते ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ शुभ ਕਰਨ ਦੀ मौत ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। 22 साल का शुभकरण पंजाब के भटिंडा जिले के बल्लो गांव का रहने वाला था। शुभकरण पिछले किसान आंदोलन के दौरान किसान यूनियन में शामिल हुआ था। शुभकरण की मौत के बाद उसके गांव में मातम छाया हुआ है। आंदोलन में किसान की मौत के बाद पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। देखो, नौजवान वो है जिन्होंने देश के अन्न पैदा करके दिता। किसानों के उत्ते गोलियां चलाउणियां रबड़ बुलेट्स नाल कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। इनकी पंजाब सरकार तुरंत कार्रवाई करे और कत्ल का मुकदमा और लाठीचार्ज का और अथरू गैस छोड़ने का जो फट्टड़ हुए 307 का मुकदमा ये तुरंत दर्ज होना चाहिए। हम पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि भैया अपने फ़र्ज को पहचानो और तुरंत कार्रवाई अमल में लेके आओ। सभी विपक्षी पार्टियों ने इस घटना की निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सुर एक जैसे हैं। दोनों पार्टियों के नेता हरियाणा पुलिस को घेर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो किसान एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट पे जा रहे हो, उनके ऊपर गोलियां चलानी, उन निहत्थों को मार देना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बुज़दिलाना जो हमला है वो बीजेपी ने किया है। एक हमारा 23 साल का नौजवान शुभकरण सिंह जो बठिंडा जिला का है, उसकी पुलिस फायरिंग में, क्योंकि मैंने खुद वीडियो देखी है और वीडियो में उसके सर के पीछे गोली लगी हुई है और अनप्रोवोक्ड। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये सारे प्रोटेस्टर्स जो थे ये पंजाब की टेरिटरी में, और किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि टीयर गैस के शेल्स और गोलियां हरियाणा पुलिस की तरफ से या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं किसका फायर हुआ है, ये तो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। शुभकरण की मौत के बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम 2 दिनों के लिए टाल दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि इस मामले पर रणनीति बनाने के बाद वो अगले कदम का ऐलान करेंगे। आज तक ब्यूरो। खनौरी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच जरूर टाल दिया है, लेकिन इसी बीच किसान अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर फिलहाल हालात कैसे हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। इस समय मैं वहीं खड़ा हूं, बॉर्डर के पास खड़ा हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप सामने देख सकते हैं खनौरी बॉर्डर के पास कितना सारा ढेर लगा हुआ है पराली का। इन ढेरों को बंडल के तौर पर रखा गया है और उन बंडलों को उठाकर जो किसान है यहाँ पर लाए, खनौरी बॉर्डर के पास लाए और यहाँ जलाया। और हवा का भी जो रुख था वो हरियाणा की तरफ था और जो ये धुआं था ये हरियाणा पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया। अभी मैं विजुअल में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज फिर किसानों ने यहाँ पर जो पराली को आग लगाया था और आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो इस पराली से धुआं निकल रहा है उसका जो रुख है वो उस तरफ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप सामने देख सकते होंगे कि कैसे यहाँ ट्रैक्टर पार्क हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से यहाँ पर जो किसान हैं अपना धरना दे रहे हैं, हरियाणा के जरिए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि वहाँ बहुत हैवी बैरिकेटिंग कर रखी है, हरियाणा पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है। उसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। वहीं हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों पर यह आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों ने पराली के अंदर मिर्च डालकर जलाई, जिससे हरियाणा पुलिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आंखों और चमड़ी पर जलन हुई। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों का भी हरियाणा पुलिस पर यह आरोप है कि हरियाणा पुलिस के जो जवान थे वो उनकी तरफ यानी कि पंजाब की तरफ, पंजाब बॉर्डर की तरफ दाखिल होते हैं और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी मिले। किसानों की मांग के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने गन्ने के एमएसपी पर 8% की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 10 दिनों से फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठन आंदोलन पर है। किसान दिल्ली कूच की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जमे हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन दोनों ही पक्ष अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके।
लेकिन किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक अहम ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों के लिए तोहफे की घोषणा करते हुए गन्ने की MSP में 8% का इजाफा कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपए से 25 रुपए बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कल कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के फैसलों की जानकारी देने के लिए आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के हित में चलाए जा रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने दोहराया कि वो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय को दुगना किया जाए। दूसरा, दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। PM किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए न्योता भी दिया है। सरकार का कहना है कि वो किसानों से हर वक्त बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि बातचीत से ही मामले का समाधान निकलेगा। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं। किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे उपायों का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने पूर्व की UPA सरकार को भी किसानों के मुद्दे पर घेरा। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में किसानों की फसलों की खरीद में UPA सरकार के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा खर्च किया है। UPA के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया MSP की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को भी होगा, जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सरकार की इस पहल के बाद किसान संगठनों की ओर से फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार के इस कदम से पश्चिमी यूपी के उन गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने सरकार के खिलाफ कल ट्रैक्टर मार्च निकाला था। दिल्ली से फॉलो मी के साथ सरकार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आज PM नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को सशक्तिकरण का संदेश दिया। PM नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी भी बताया और किसानों से जुड़े फैसले के बारे में जानकारी दी। पंजाब के किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। सरकार अपनी तरफ से अन्नदाताओं को मनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज गुजरात के मंच से किसानों को शांति और विकास का संदेश देने की कोशिश की। PM मोदी आज गुजरात के दौरे के दौरान गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में PM ने कई बार अपने भाषण में किसानों का जिक्र किया और बीजेपी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी बताया। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। PM मोदी ने किसानों के हित से जुड़े फैसले भी गिनाए और बताया कि सरकार किस तरह छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़कर विकास के रास्ते पर लाने का काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि गांव में
छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। पीएम ने अन्नदाता को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता बनाने की पहल का भी जिक्र किया और इसके फायदे भी गिनाए। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दी जा रही मदद का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बड़ी खूबी से उन सभी बिंदुओं पर बात की जो किसानों के फायदे और मांगों से जुड़े हैं। उन्होंने किसानों के लिए बीजेपी सरकार के विजन को भी सामने रखा कि किस तरह किसान संगठनों को सशक्त किया जा रहा है, जिससे आगे चलकर किसान ही निर्यातक भी बन सकता है। आज भाजपा सरकार पैक्सको, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। हमने गांव में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। पंजाब के किसान सरकार के फैसले से नाराज है, तो वहीं सरकार ने कल गन्ना किसानों के लिए सौगात का ऐलान कर दिया। पीएम ने भी ट्वीट करके कैबिनेट के फैसले के तहत गन्ने पर एमएसपी में 8% की बढ़ोतरी को किसानों के लिए ऐतिहासिक बता दिया। किसान आंदोलन के बीच सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए कामों का जिक्र करके सरकार ये संदेश देने में जुटी है कि वो किसानों की विरोधी नहीं बल्कि हितैषी है और वो किसानों के कल्याण से जुड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुड न्यूज टुडे। बिखरा बिखरा नजर आने वाला इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आने लगा है। खबरों की अगर माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन फाइनल हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन अब ये सब हुआ कैसे है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनाव से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन, यही भविष्यवाणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट का ऐलान किया गया। वहीं खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का एजेंडा सेट किया। लेकिन इंडिया गठबंधन के बिखरने और टूटने की भविष्यवाणी गलत साबित होती दिख रही है। करीब करीब देश की 385 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी का प्लेटफॉर्म अब सेट हो गया है। यानी बीजेपी के नहले पर विपक्षी गठबंधन ने दहला मारा है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। मोदी ने यही दावा किया कि विपक्षी गठबंधन का अलाइनमेंट बिगड़ गया, विपक्षी कुनबा पूरी तरह बिखर गया। लेकिन चुनाव से पहले बिखरा बिखरा विपक्ष अचानक एकजुट हो गया। इसे यूं समझिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। माना जा रहा था कि पंजाब और दिल्ली में एक दूसरे के धुर विरोधी एक साथ कैसे आएंगे, लेकिन मोदी के मिशन थर्ड टर्म को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों की लड़ाई छोड़कर साथ आ गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सहमति बनी और सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। तेजस्वी यादव के साथ बिहार में राहुल गांधी का अलाइनमेंट एकदम हिट है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी राहुल के साथ एक प्लेटफॉर्म पर। जैसे केजरीवाल और राहुल गांधी सीट शेयरिंग को तैयार हो गए, तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग के लिए राजी हो सकती है। अगर लोकसभा की सीटों के हिसाब से समझें तो बिना बंगाल के करीब 385 सीटों पर ऑल विपक्ष बनाम मोदी का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। ये वही फॉर्मूला है जिसके दम पर राहुल गांधी बीजेपी को हराने निकले हैं। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम मोदी की सीधी भिड़ंत होगी।
महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम टीम मोदी की चुनावी जंग होगी। तमिलनाडु की 39 सीटों पर पहले ही इंडिया गठबंधन चुनौती देने को तैयार है। वहीं दिल्ली की 7, गुजरात की 26, हरियाणा की 10 और गोवा की 2 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मोदी बनाम ऑल की टक्कर कंफर्म है। बिहार की 40 सीट, असम की 14 सीट, झारखंड की 14 सीटों पर भी मोदी बनाम ऑल विपक्ष की लड़ाई होनी, जबकि मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4 और त्रिपुरा की 2 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी फाइट होनी है। यानी कुल 385 सीटों पर मोदी की राह में ऑल विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा नजर आएगा।